मैं अपनी बहू को कमज़ोर समझकर हमेशा उस पर मुसीबत के पहाड़ तोड़ देती। एक टाइम की रोटी देती और दिन रात उससे जानवरों की तरह काम करवाती रहती, मगर वह ज़ुबान से कुछ भी नहीं बोलती थी। मैं समझी वह गूंगी है और खुश होती। चलो अच्छा है, ज़ुबान बंद है। एक दिन जायदाद के चक्कर में अदालत में पेश हुई। जब जज अंदर आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बहू जज की कुर्सी पर बैठी बड़ी शानदार अंदाज में केस की कार्रवाई सुनने लगी। रात की खामोशी में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मेरा दिल बेचैन था। मैं चारपाई पर लेटी अपनी उलझनों में गुम थी। अचानक पंकज की आवाज़ ने मेरी चुप्पी तोड़ दी। कहा, माँ आप जाग रही हैं? मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर बहुत हिचकिचाहट थी, जैसे कोई ज़रूरी बात करना चाह रहा हो। उसके लिए वह शब्दों का चुनाव ढूंढ रहा हो। हाँ जाग रही हूँ बेटा, क्या बात है? वह धीरे से मेरे पास आया और नरमी से बोला, माँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में एक फ़ैसला किया है। ये शब्द मेरे दिल को धड़का गया था। कैसा फ़ैसला? मैंने जल्दी से पूछा। माँ मैंने एक लड़की को पसंद की है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसके शब्द ने जैसे मेरे पूरे बदन को हिलाकर रख दिया था। मेरी आंखें हैरानी और गुस्से से फैल गई। क्या तुमने लड़की पसंद की है? तुम्हें क्या सूझी? तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए। अच्छे बुरे की पहचान तुम्हें नहीं है बेटा। वो मेरी नज़रों का सामना करते हुए धीरे से बोला, माँ मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा चाहती हैं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी और मेरी खुशी उसी लड़की के साथ है। मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। मैंने हमेशा सोचा था पंकज मेरे हर फैसले पर अपना सर झुका देगा, लेकिन आज मेरे सामने खड़ा अपनी मर्जी कर रहा था। ये लड़की कौन है? मेरा सब थोड़ा सख्त हो चुका था। माँ वो बहुत इज्जतदार और नरम दिल की लड़की है। मैं उसे बहुत करीब से जानता हूँ और उसका परिवार भी पढ़ा लिखा परिवार है। मैंने गुस्से में पूछा, क्या उनके पास दौलत है? क्या वह हमारे बराबर के लोग हैं? पंकज कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ वह ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन वह इज्जतदार लोग हैं। ये सुना था कि मेरा सब्र जवाब दे गया। तो तुम चाहते हो कि मेरी बहू एक गरीब घर से हो? तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं? तुम्हें अंदाज़ा है कि लोग क्या कहेंगे? पंकज ने बड़ी आराम से कहा, माँ लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरी खुशी उसी लड़की के साथ रहकर है। ये शब्द मेरे दिल में किसी जख्म की तरह लगे। मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी बेटी के लिए बिता दी थी, उसे इतनी मेहनत और मोहब्बत से बड़ा किया था, और आज वो मेरे फैसले के खिलाफ जा रहा था। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो अपनी मर्जी कर लो, लेकिन याद रखो ये ज़िद तुम्हें महंगी पड़ेगी। मैंने उसके जाने के बाद अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद कहीं दूर जा चुकी थी। मैं अजीब उलझन में फंस गई थी। मैंने सोचा ये लड़की मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान बनकर आएगी, लेकिन माँ का दिल हार नहीं मानता। मैंने फ़ैसला किया कि मैं खुद उस लड़की को देखने जाऊँगी और देखूँगी कि मेरे बेटे ने किसका चुनाव किया है। अगली सुबह मैंने फ़ैसला किया कि मैं खुद उस लड़की के घर जाऊंगी। अपने बेटे की ज़िद को समझने और उस लड़की को देखने के लिए मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एक माँ कब हार मानती है। मैंने एक अच्छी सी साड़ी पहनी और दिल में तय किया और उस लड़की के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर मेरे दिमाग में ये सवाल तूफान उठा रहा था, ये लड़की कौन हो सकती है? ऐसा क्या है इसमें कि मेरा बेटा अपनी माँ को छोड़कर उसके पीछे जा रहा है? शायद वह खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरती से क्या होता है? वह लड़की मेरे बेटे के काबिल नहीं हो सकती। गांव की गलियां जैसे मेरे कदमों के साथ खामोश थी। मैं एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, ये सब सिर्फ 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, कुछ टाइम के लिए है। मेरा बेटा वापस मेरी बात मानेगा। मैंने पहली बार उस लड़की को देखा। जैसे ही मैंने चारपाई पर बैठकर इधर उधर देखा, मेरे दिल की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी। आंगन की दीवारों पर सीमेंट जगह जगह से उतर रहे थे, कहीं मिट्टी झड़ रही थी तो कहीं दीवारों के ईंट दिखाई दे रहे थे। एक कोने में पानी की मटकी रखी हुई थी, उसके साथ एक टूटा हुआ लोटा। ये मंजर मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। ये वो जगह थी जहाँ की ये लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। ये कैसे मुमकिन है? एक नाजुक सी लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में बड़ा सुकून था, लेकिन उस सुकून के पीछे एक अजीब सी चमक छुपी हुई थी। वह चेहरे से बहुत मासूम लग रही थी, लेकिन उसका चुप खड़ा रहना मेरे गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। यही है वो लड़की, मैंने दिल ही दिल में सोचा और अपने आप को काबू रखने की कोशिश की। उसकी माँ ने बड़ी गर्व से कहा, ये मेरी बेटी कनक है, बहुत अच्छी और बिल्कुल शांत लड़की है, अपने बाप की बहुत लाडली थी। अब इसके पापा इस दुनिया में नहीं हैं, इसके पैदा होते वह इस दुनिया से चले गए थे। इसकी ज़िंदगी शुरू से ही संघर्ष में बीती है। मुझे उनकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए कनक की तरफ देखा।
और तीखे शब्दों में कहा, तुम ही हो वो लड़की जिसने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है। कनक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी आंखें झुका ली। उसकी ये चुप्पी मेरे लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तुम बोलती क्यों नहीं हो? मैंने गुस्से में कहा। उनकी माँ जल्दी से बोली, बहन, कनक बोल नहीं सकती। वह बचपन से ही गूंगी है, लेकिन बहुत समझदार है। ये सुनकर मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई। मैंने तीखे शब्दों में कहा, समझदार? एक गूंगी लड़की कितनी समझदार हो सकती है? और ये लड़की मेरे बेटे की दुल्हन कैसे बन सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे परिवार की इज्जत संभाल सकेगी? कनक की माँ चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में नमी नज़र आ रही थी। मैडम जी, हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा रखा है। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। भगवान ने हमें दौलत तो नहीं दी, मेरी बेटी की किस्मत अच्छी लिखती, और ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, तभी तो आपके बेटे पंकज ने इसको पसंद कर लिया है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कनक आपके घर की इज्जत पर कोई आँच नहीं आने देगी और आपके घर की शोभा बढ़ाएगी। मैंने दिल ही दिल में हंसते हुए सोचा, ये मेरे घर की शोभा कैसे बढ़ाएगी? एक तो गूंगी, ऊपर से गरीब। उसी पल कनक की निगाहें मेरी तरफ उठी थी। आंखों में कोई सपना नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। लेकिन इस सुकून के पीछे कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसकी चुप्पी एक राज छुपाए हुए थी। मैंने सख्त शब्दों में कहा, तुमने मेरे बेटे को कैसे अपने प्यार के जाल में फंसाया? तुम जैसी लड़की को तो मेरे बेटे के पास भी नहीं होना चाहिए था। कनक की माँ ने जल्दी जवाब दिया, मैडम जी, ये तो भगवान की मर्जी है। शायद ये रिश्ता आपके लिए एक शुभ संकेत हो। ये सुनकर मेरे दिल में आग लग गई। शुभ संकेत? ये रिश्ता मेरे लिए बदनामी और जगहसाई से ज़्यादा और कुछ नहीं। लोग क्या कहेंगे? कौशल्या ने अपने बेटे के लिए एक गूंगी और गरीब लड़की का चुनाव किया। मेरी बर्दाश्त से बाहर है। कनक की आंखों से एक कतरा आंसू नीचे गिरा, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी मेरे गुस्से को और बढ़ा रही थी। मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अपने साड़ी के पल्लू को संभाला और वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जाते हुए मैंने कहा, याद रखना, ये रिश्ता मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, लेकिन मैं ये सब अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। अगर ये लड़की मेरे घर की इज्जत पर जरा भी खरोच लेकर आई, तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। कनक की माँ ने झुकी हुई नज़रों से कहा, समधन जी, आप फिक्र ना करें। हमारी बेटी आपकी सेवा करेगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। लेकिन मेरा दिल उनकी बातों से तसल्ली में नहीं हुआ था। मैंने अपने कदम भारी दिल के साथ वहाँ से निकाले थे, लेकिन मैंने अपने दिल में ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं उस लड़की को अपने घर में सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये रिश्ता मेरे गुरूर को तोड़ रहा था और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे फैसले को कोई चैलेंज करे। कनक की चुप्पी, उसकी नज़रें, उसके घर की गरीबी, सब कुछ मेरे दिल पर बोझ बन रहे थे। लेकिन मैं अपने बेटे की खुशी के लिए ये सब सहने पर मजबूर थी। लेकिन मेरे दिल ने एक वादा किया था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इस लड़की को कभी भी स्वीकार नहीं करूँगी। उस बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, गरीबी से क्या होता है समधन जी, हमारे पास इज्जत है, हमारी बेटी बहुत अच्छी है। ये सुनकर मेरा दिल और भड़क गया था। इज्जत? ऐसी हालत में इज्जत कहाँ होती है? मेरी बहू तो महलों की रहने वाली होनी चाहिए थी, और ये जगह, ये तो किसी झोपड़ी से भी बुरी थी। मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। बेटे की खुशी और मेरे अहंकार आमने सामने खड़े थे। मैंने फैसला किया, इस रिश्ते को रोकना होगा, लेकिन मैंने अपने जज्बात छुपाते हुए कहा, ठीक है, मैं वापस जाकर इसके बारे में सोचूंगी। कनक की आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। वह चुप थी, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। घर वापस आते हुए मेरे कदम भारी हो गए। मैं दिल ही दिल में खुद से कह रही थी, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। मेरा बेटा उस गरीब लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता। कनक के घर से वापस आकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरे दिल में गुस्सा था। मैं हमेशा अपनी मर्जी की मालकिन थी, अपनी मर्जी चलाती थी, लेकिन इस बार पंकज की जिद मेरे उसूलों के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। मैंने कई रातें जाग कर बिताए। मैंने पंकज को समझाने की बहुत कोशिश की, बेटा, ये रिश्ता हमारे लायक नहीं है। वह गरीब है, उनके पास ना दौलत है ना हैसियत, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन पंकज हर बार एक ही जवाब देता, माँ, मैंने उसे दिल से चुना है, मेरी खुशी उसी में है, आप मुझसे मेरी खुशी न छीनो। मेरी हर धमकी हर बार नाकाम हो गई। पंकज ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर जिद साफ नज़र आ रही थी। मैंने कई दिनों तक सोचा कि शायद वक्त के साथ साथ उसकी ज़िद खत्म हो जाएगी, लेकिन मामला उल्टा होता जा रहा था। गांव के लोग बातें करने लगे थे, कौशल्या के बेटे ने तो अपनी माँ के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़की से शादी की जिद लगा ली है। ऐसी परवरिश की थी कौशल्या ने अपने बेटे की, अब देखो कैसे सर झुकाए बैठी है। ये बातें मेरे दिल को छलनी छलनी कर देती थी।
मैंने हमेशा अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखा था और आज लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। एक दिन पंकज मेरे कमरे में आया, उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। माँ, अगर आप मेरी शादी कनक से नहीं करवाओगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये शब्द सुनते ही मेरा दिल जैसे टूट गया। पंकज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी माँ को छोड़ने की बात कर रहे हो? उसने नज़र नीचे कर ली, लेकिन उसकी आवाज़ मजबूत थी। माँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन अगर आप मेरी खुशी के रास्ते में आएंगी तो मुझे जाना होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। एक माँ के लिए उससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि उसका बेटा उसे छोड़ने की बात करे। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, ठीक है पंकज, अगर तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है तो मैं बारात लेकर जाऊंगी, लेकिन याद रखो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला होगा। उस दिन जब मैंने कनक के घर अपने बेटे का बारात ले जाने का फ़ैसला किया तो दिल जैसे पत्थर का हो गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई निशान न था। मैं अपनी खुददारी और इज्जत को आग लगाकर वहां जा रही थी, सिर्फ अपने बेटे के लिए। बारात के दिन गांव के लोग हैरानी से देख रहे थे। कौशल्या जैसी औरत जिसने हमेशा अपनी मर्जी चलाई, आज एक गरीब लड़की के घर बारात लेकर जा रही है। ये बातें मेरे दिल पर जहर की तरह लग रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। कनक के घर पहुंचकर उसकी माँ ने हमारा स्वागत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या जी, आपने हमारे गरीब घराने को इज्जत दी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में सोच रही थी, ये इज्जत नहीं बल्कि मेरी मजबूरी है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे की ज़िद के सामने हार मानकर आई हूँ। शादी हो गई और मैं कनक को घर ले आई, लेकिन कनक को मैंने अभी स्वीकार नहीं किया था। शादी के बाद गांव के लोगों ने मेरे बेटे के रिसेप्शन पर बहुत बातें उड़ाई। सबसे ज़्यादा तो मेरे देवर और जेठों ने मेरी इज्जत को मटिया मेल कर दिया था। उन लोगों ने सारे गांव में बात फैला दिया, मैंने एक गरीब घर के लड़की से अपने बेटे की शादी की है। जब उन लोगों ने कनक को देखा तो सबके चेहरे पर सवालिया निशान थे। ये है कौशल्या की बहू। कौशल्या ने अपने बेटे के लिए एक गरीब लड़की चुन ली है। ये तो परिवार की परंपरा के खिलाफ है। ये बातें सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं कनक को अपनी ज़िंदगी में कभी स्वीकार नहीं करूँगी। मेरी नज़र में वह लड़की हमेशा मेरे बेटे को मुझसे दूर करने वाली थी और मुझे उसका हिसाब बराबर करना था। हर तरफ खूब चर्चा होने लगी। मुझे हर रिश्तेदार से ताना मिलने लगी थी। कौशल्या ने अपने पढ़े लिखे बेटे के लिए एक गूंगी और गरीब लड़की का चुनाव किया। लगता है कौशल्या के इतने बुरे दिन आ गए। शादी में हमने सबको बुलाया था, हर किसी ने उस लड़की को देखा भी था, लेकिन अब जब दुल्हन बनकर हमारे घर आई थी तो लोग बातों का मौका कहाँ छोड़ते हैं। शादी में हर कोई मुझे बधाई देने के साथ साथ सवाल भी करता, कौशल्या बहन, दुल्हन क्या दहेज लेकर आई है? ये रिश्ता तुम्हारे बेटे को कैसे मिला? लड़की के घर वाले तो साधारण दिखाई दे रहे थे। उस वक्त मैंने उनके सवालों को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन जब शादी की भीड़ भाड़ खत्म हुई तो दिल में अब उन बातों का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन मेरे सारे करीबी रिश्तेदार बहू को देखने के लिए हमारे घर आए। मेरी नंद, देवरानी, कुछ दूसरे दूर के रिश्तेदार एक साथ आए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन सवाल उनके दिमाग में साफ नज़र आ रहे थे। मेरी नंद, जो हमेशा हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी, दरवाजे से अंदर आते ही बोली, अरे कौशल्या भाभी, बधाई हो। कहाँ है दुल्हन? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बस अभी बुलाती हूँ, आप लोग बैठिए। रिश्तेदार बैठ चुके थे। कनक चाय बना रही थी। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, नंद ने जल्दी दहेज का पूछा तो कौशल्या भाभी, बहू के दहेज में क्या क्या आया है? शादी में तो कुछ खास नज़र नहीं आया। ये सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया था। मैंने मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे दहेज कोई मायने नहीं रखता, असल में चीज़ मोहब्बत और इज्जत है। मेरी देवरानी जल्दी बोली, ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लाई होगी। बहू का पहला असर तो उसी से बनता है। मेरी नंद ने ठहाका लगाकर कहा, सुना है लड़की बहुत गरीब घर से है, तो कौशल्या तुम्हें कैसा लगा ऐसे घर की बहू लाते हुए? ये ताना मेरे दिल को चीर रहा था। मैं जानती थी ये सवाल सिर्फ मजाक के लिए नहीं थे, बल्कि मेरा मजाक उड़ाने के लिए थे। मैंने अंदर आकर कनक को बुलाया, बाहर आओ, सब तुम्हें देखने आए हैं। कनक, जो किचन में चुपचाप चाय बना रही थी, धीरे धीरे बाहर आई। मैं दुल्हन के कपड़ों में नहीं थी। एक सादा साड़ी पहनकर सर झुकाए जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, सबकी नज़रें उस पर जम गई। मेरी नंद ने उसे सर से पांव तक देखा और तीखी मुस्कुराहट के साथ बोली, तो यही है तुम्हारी बहू? कौशल्या, तुम्हारे बेटे के लिए यही लड़की मिली? मेरी देवरानी ने भी तानों का मौका नहीं छोड़ा, अरे ये तो बिल्कुल सीधी सादी लग रही है, शादी में भी ऐसे ही लग रही थी, ज़्यादा बातचीत नहीं करती। कनक ने सर झुकाए सब कुछ सुना,
लेकिन कुछ नहीं कहा। वह चुप से खड़ी रही, जैसे कि वह इन बातों की आदी हो चुकी हो। लेकिन मेरी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा जैसे सब मेरे नाकामी का मजाक उड़ा रहे हों। कौशल्या, तुम्हारी बहू तो बहुत चुप रहती है। नंद ने कहा, ये कुछ बोलती भी है या गूंगी है? मेरी देवरानी ने ताना मारते हुए, अरे ऐसा लगता है जैसे घर के काम में तो ये बहुत माहिर होगी। कौशल्या, कम से कम तुम्हारे घर के कामों के लिए तो बढ़िया है। ये सुनकर मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी है। ऐसी बहू नसीब से मिलती है। ये ताने और बातें सुनकर कनक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सर झुकाए रखा, जैसे उसे अपनी बेबसी का सामना करना था। मेरे बेटे पंकज ने ये सब देखा तो जल्दी आगे आया। उसने कनक का हाथ थामा और नरमी से कहा, चलो अंदर चलते हैं। कनक ने सर उठाया, आंखों में आंसू लिए पंकज के साथ अंदर चली गई। पंकज ने उसे दिलासा दिया, फिक्र ना करो, ये सब बातें सब थोड़े टाइम के लिए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कनक कमरे में चली गई तो मैं दिल ही दिल में जल रही थी। मैंने अपने आप से कहा, यही है वो लड़की जिसके लिए मेरा बेटा सारी दुनिया से लड़ गया। ये गरीब लड़की मेरे ही सर पर थोप दी गई। शादी को अभी कुछ दिन बीते थे, लेकिन मेरा दिल बहू को देखते ही जलने लगता था। बाहर सबके सामने मैंने उसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने फैसला किया था, उसे ज़रूर अपने बेटे को फंसाने का मज़ा चखाऊंगी। उसका इस घर में और मेरे बेटे के जीवन में इस तरह आ जाना मेरे गरूर के लिए एक चोट था और मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। वह घर का सारा काम करके दिन में मेरे बेटे के साथ न जाने कहाँ जाती थी। मेरे बेटे के आने से पहले वह घर में आ जाती थी। मैंने कभी इस बारे में अपने बेटे से बात नहीं की, वह कहाँ जाती है। मुझे तो बस उसकी गरीबी और उसके गूंगे होने से चिढ़ थी। सुबह का वक्त था। कनक जल्दी उठकर किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ चूल्हे पर थे और पसीने की बूंदें उसके माथे से बह रही थी। मैंने किचन में कदम रखा और देखते ही चिल्ला उठी, ये क्या बना रही हो? सब्जी तो जल रही है, कुछ काम ढंग से कर सकती हो या नहीं? कनक ने घबराकर अपनी नज़रें झुका ली और रसोई में लगी रही। लेकिन मेरी बातों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे जैसी निकम्मी लड़की ज़िंदगी में नहीं देखी, ना शकल की अच्छी ना काम की। तुम्हें मेरे बेटे ने पसंद किया, ये तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वह चुपचाप सब सुनती रही। उसकी चुप्पी मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। दिन के टाइम मैंने उसे आंगन में बुलाया, पूरा घर धुलवाया, बाथरूम भी साफ करवाया, उसको इस तरह घर के कामों में बिजी कर दिया, लेकिन वह कभी बोलती ही नहीं थी, चुपचाप घर के सारे काम निपटा लेती थी। मैंने आवाज़ दिया तो कनक ने चुपके से सर हिलाया और झाड़ू उठाकर काम करना शुरू कर दिया। मैं कनक से बहुत चिढ़ने लगी थी, क्योंकि वो मेरे बेटे के साथ चली जाती थी और वो मेरे बेटे की ड्यूटी आने से पहले ही घर भी आ जाती थी। तो मैं उसे बार बार तंग करने के लिए कभी किचन में आवाज़ देती तो कभी बाहर, ताकि वह एक पल के लिए भी सुकून ना ले सके। अरे कनक, ये बर्तन क्यों नहीं धुले? अरे कनक, तुम्हें ये भी नहीं आता कि कपड़े कैसे धोते हैं? ये झाड़ू कैसे लगाया है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। शाम को पंकज घर आया। मैंने जल्दी ही अपना शब्द बदल लिया। जैसे ही उसने कनक को किचन में देखा, मैं मुस्कुराकर बोली, बहू तुम तो काम में इतनी बिजी हो जाती हो, ज़रा आराम कर लो। पंकज ने मेरी बात सुनकर हैरानी से कहा, माँ आप इतनी मोहब्बत से बात कर रही हैं, मुझे खुशी हो रही है कि आप कनक के साथ खुश हैं। मैं दिल ही दिल में हंस रही थी। ये तो गूंगी है, उसे क्या मालूम कि मैं पीठ पीछे क्या करती हूँ। उसे तो अपनी शिकायत भी करना नहीं आती। पंकज के जाने के बाद मैं दोबारा अपनी असली रूप में आ जाती थी और मैंने कभी हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं की और लोगों के बातों पर हमेशा ध्यान दिया, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। और मैंने कभी अपने बेटे और बहू को जानने की कोशिश ही नहीं की। कनक मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन मुझे तो लोगों की परवाह थी। मैं कब कनक की अच्छाई को देखती, मैं मन ही मन कनक के लिए सोच रही थी। ये मत समझना कि मेरे सामने चुप रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकती। कनक के आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने काम में लगी रही, जैसे वह अपने जज्बात को अंदर ही अंदर दबा रही हो। रात को जब सब सो गए, कनक कमरे में बैठी रो रही थी। वह अपने दिल की बात जुबां पर लाना चाहती थी, लेकिन उसकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। वह सोच रही थी, मैं कैसे कहूँ, कौन मेरी बात समझेगा? माँ जी तो मुझे हर बात में ताना देती हैं, पंकज मुझे सुनेंगे, लेकिन शायद मेरी हालात को नहीं समझ सकेंगे। उसके आंसू तकियों को भिगो रहे थे, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। दूसरे दिन मैंने उसके ऊपर एक और अत्याचार किया। मैंने जानबूझकर उसे फालतू कामों में उलझाना शुरू कर दिया। ये सब्जी दोबारा बनाओ, ये ठीक नहीं है, ये झाड़ू दोबारा लगाओ, आंगन में कचरा हो गया है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी वह थक हार कर खुद ही यहाँ से चली जाए।
लेकिन वह सब्र की मूरत बनी रही। हर काम करती जा रही थी। शाम को पंकज वापस आया तो उसने देखा कि कनक की हालत खराब है। उसके हाथ थकान से कांप रहे थे, उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। कनक, क्या हुआ? पंकज ने फिक्रमंदी से पूछा। कनक ने सर झुकाया। कुछ नहीं हुआ। वह अपनी तकलीफ जुबां पर नहीं ला सकती थी। पंकज ने उसके करीब बैठकर कहा, मैं जानता हूँ ये घर तुम्हारे लिए नया है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ ठीक करती हो। ये सुनकर कनक की आंखों में आंसू आ गए। पंकज ने उसे दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने ये सब दूर से देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये गूंगी लड़की मेरे बेटे के दिल में अपनी जगह बना रही है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि मेरी मर्जी के बगैर वह यहाँ कुछ नहीं कर सकती। कनक की चुप्पी मेरे लिए जीत थी। मुझे यकीन था ये गूंगी है, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा और मैं इस घर की मालकिन हमेशा अपनी मर्जी चलाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था उसकी चुप्पी में एक राज छुपा हुआ था जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। कनक की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वह काम करते हुए लड़खड़ा जाती थी, लेकिन फिर भी वह चुप रहती थी। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, जिसे देखकर मुझे कभी तरस नहीं आता था, बल्कि मैं उसकी हालत को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए बहाने ढूंढ रही थी। एक दिन मैंने पंकज से कहा, बेटा, तुमने मुझे समझाया था कि कनक तुम्हारे लिए खुशियों का बहार बनेगी, लेकिन ये तो बीमार होकर घर का बोझ बन गई है। पंकज ने नरमी से जवाब दिया, माँ, कनक बीमार है, उसे आराम की ज़रूरत है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। ये सुनकर मेरे दिल में आग लग गई। डॉक्टर के पास ले जाएंगे? मैं कब काम आऊँगी? मैं खुद ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरी बात ना मानते हुए पंकज उसे डॉक्टर के पास ले गया था। उसी शाम गीता हमारे घर आई। वह हमेशा की तरह बड़े सज धज कर तैयार रहा करती थी और उसकी मुस्कुराहट में वही पुरानी चालाकी छुपी हुई थी। आंटी जी, आप ठीक कहती हैं कि पंकज के लिए ऐसी बीमार और गूंगी लड़की अच्छी नहीं। उसे तुम मेरी जैसी खूबसूरत लड़की मिलनी चाहिए थी, जो आपके घर को संभाल सके। मैंने गीता की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, गीता, तुम्हारे जैसी लड़की मेरे घर की बहू बन सकती थी, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी अकल कहीं और गंवा दी थी। गीता ने धीरे से कहा, आंटी जी, अभी भी वक्त है, आप पंकज को कनक से दूर कर सकती हैं। मुझे तो लगता है ये बीमारी का नाटक कर रही है, उसकी हकीकत कुछ और है। अगले दिन मैंने कनक को किचन में काम करते देखा। वह एक हाथ से दीवार का सहारा लेकर ही काम कर रही थी, दूसरे हाथ से रोटी बना रही थी। मैंने गुस्से से कहा, अरे ये ड्रामा बंद करो, अगर बीमार हो तो अपने माँ के घर चली जाओ। कनक ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे और मैं इसी मौका का फ़ायदा उठाते हुए गीता को बुलाया और कनक के सामने कहा, देखो गीता, मेरे बेटे की किस्मत ऐसी बीमार और गूंगी लड़की लिखती गई है। अगर तुम मेरी बहू होती तो मेरे घर को सोने का महल बना देती। रात को पंकज ने कनक की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा? कनक ने सर झुकाया और कुछ नहीं कहा। पंकज ने उसके करीब आकर कहा, मुझे बताओ, अगर कुछ हुआ है तो मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। दिल ही दिल में सोचा, ये गूंगी है, कुछ नहीं बोलेगी। पंकज जितना मर्जी पूछ ले, ये जुबान खोलने वाली नहीं। अगले दिन गीता ने मुझे एक नया तरकीब बताया, आंटी जी, आप कनक की बीमारी का बहाना बनाकर पंकज को भड़काइए। ये लड़की उनके लिए ठीक नहीं है। आप कहिए कि ये लड़की ना तो बोल सकती है, ना सेहतमंद है और ना आपके घर की शोभा पर खरी उतर रही है। मैंने गीता की बात मानने का फैसला कर लिया। मैंने पंकज से कहा, बेटा, तुम्हें ये समझना होगा कि कनक तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने के काबिल नहीं है। वह बीमार है और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारे किस्मत पर बोझ है। पंकज ने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, माँ, कनक मेरी जिम्मेदारी है। आप जो कुछ चाहें करें, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मेरा दिल जलकर राख हो गया। मैंने गीता से कहा, तुम्हारी इतनी कोशिश के बाद भी पंकज मेरी बात नहीं मान रहा। हमें कुछ और करना होगा। कनक की रातों की चुप्पी मेरे दिल में शक पैदा करने लगी थी। वह अक्सर देर तक जागती रहती थी और कभी कभार चुपके से कमरे से बाहर निकल जाती थी। उसके कदमों की आहट आंगन में सुनाई देती थी, लेकिन जब मैं देखने जाती तो या तो कमरे में वापस आ चुकी होती या किसी कोने में गायब हो जाती। ये बातें मेरे दिल में अजीब सी शक पैदा कर रही थी, लेकिन मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकती थी। एक रात में गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई चल रहा हो। एक अजनबी सी आहट ने मुझे जगा दिया था। पहले जो सोचा कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन जब दोबारा कान लगाकर सुना तो महसूस हुआ कि आंगन में सच में कोई मौजूद है। दिल में बेचैनी होने लगी। मैंने साड़ी का पल्लू संभाला और धीरे से चारपाई से उतरते हुए खुद से कहा, ये इस वक्त कौन हो सकता है? आंगन के तरफ झांक कर देखा तो कनक की धुंधली सी परछाई नजर आई।
वह दबे कदमों से आंगन के कोने की तरफ जा रही थी। वह इस वक्त क्या कर रही थी? रात के उस पहर बाहर क्यों जा रही थी? मैंने दिल में कहा और पर्दे के पीछे से देखने लगी। कनक के हाथों में एक कागज़ था और वह उसे गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, लेकिन ये सुकून मेरे लिए बेचैनी पैदा कर रही थी। अचानक गेट पर हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। मेरी सांस थम गई। मैंने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा तो एक बड़ी सी सफ़ेद रंग की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। इस वक्त गाड़ी क्यों आई है? मैंने खुद से कहा और ज़्यादा करीब होकर देखने लगी। गाड़ी से एक औरत उतरी। उसकी पर्सनैलिटी से लग रहा था वह कोई वकील थी। वह कनक की तरफ बढ़ी और कहा, मैडम सब तैयार है ना? ये सुनकर मेरे कदम जम से गए। मैडम? ये कनक को मैडम क्यों कह रही थी? ये सब क्या हो रहा था? मेरे दिल में सवाल का तूफान खड़ा हुआ। ये मंजर मेरे लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे। ये औरत कौन है? कनक को मैडम क्यों कह रही है? और ये बड़ी गाड़ी किसकी है? जब मैंने कनक से उसके बारे में पूछा तो उसने हमेशा की तरह चुप रहना ठीक समझा, लेकिन उसकी ये चुप्पी मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। मेरे दिल में अब यकीन बैठ चुका था कि कनक कुछ न कुछ छुपा रही है और मैं इस राज को जानकर रहूंगी। मगर देवर के झगड़ों ने मुझे कनक की उन बातों का पीछा करने न दिया और मेरे आंगन में आए दिन झगड़ा पहुंच जाता था। घर के आंगन में आज भी झगड़े का माहौल था। देवर की आवाज़ गूंज रही थी। मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो रही थी। कौशल्या, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं। देवर ने अपनी मुट्ठी मेज पर मारते हुए कहा। मेरा खून खौल रहा था। वह ज़मीन मेरे पति की मेहनत से बनाई हुई थी और उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मैंने तीखे शब्दों में जवाब दिया। देवर की आंखों में नफरत थी। तुम औरत हो, अपनी हद में रहो। ज़मीन के फैसले आदमियों के होते हैं। उसके शब्दों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला। औरत हूँ तो क्या हुआ, हक लेना जानती हूँ। ये ज़मीन मेरी है। मेरा देवर हाथापाई पर उतर आया था और उस झगड़े में मुझे काफ़ी जख्मी कर दिया था। उस टाइम मेरा बेटा घर पर नहीं था और गांव के लोगों ने भी इस झगड़े में बोलना अच्छा नहीं समझा। मेरे देवर ने मुझ पर हाथ उठाया और मैं बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। उस वक्त न जाने मेरी बहू भी कहाँ थी। मेरे सर में चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी और मैं पूरी पट्टियों में जकड़ी हुई थी। जब मैंने आंखें खोला तो मेरे पास मेरा बेटा और बहू खड़े थे। उन दोनों को देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। मेरी बहू की आंखों में भी आंसू था। बेटा भी बहुत परेशान था। तब मुझे याद आया कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। मेरे बेटे ने कहा, माँ आपको बातें नहीं करनी, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था? मैं सब कुछ अपने बेटे से बताना चाहती थी। मेरे बेटे ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। माँ, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। अभी आपकी सेहत अच्छी नहीं। आप जब ठीक हो जाओगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह मैं बिस्तर पर लाचार हो गई और हाथों से जख्मी हो गई थी। पैरों से चल नहीं सकती थी। मैं अपनी बहू कनक के सामने बहुत शर्मिंदा हो गई थी। कनक मेरी पूरी देखभाल कर रही थी, मेरी दिन रात सेवा कर रही थी। आज मुझे बीमार हुए 5 महीने बीत चुके थे। मेरे बेटे ने मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दिया था। अस्पताल में पड़े पड़े मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मेरे कई ऑपरेशन भी हुए थे। मैं जिस बहू को कुछ भी नहीं समझती थी, आज उसने अपनी सेवा से मेरा दिल जीत लिया था। आज मैं उस दिन के झगड़े को लेकर घर में बात कर रही थी। मेरे पति का 5 साल पहले देहांत हो गया था और उन्होंने खेत के लिए ज़मीन खरीदी थी। वह ज़मीन उन्होंने अपने नाम से खरीदी थी और घर में ना ही मेरे बेटे को पता था, ना ही मुझे पता था और मेरे देवर को ये बात पता थी। लेकिन जब मेरे पति की मृत्यु हुई, उसी टाइम मेरे पति ने मेरे कान में ये बात डाली थी। लेकिन पति की मौत के सदमे में ये सब कुछ भूल गई थी। तभी मेरे देवर की नीयत भी खराब हो गई थी। वह ज़मीन को हड़पना चाहता था। जब मैंने अपने देवर से उस ज़मीन के कागज़ मांगे तो उसने ये दावा कर दिया कि इस ज़मीन में हिस्सा लगेगा। आधा हिस्सा मेरे देवर का होगा और आधा मेरे पति का। उस ज़मीन के कागज़ को चुराने में गीता ने मेरे देवर की मदद की थी। जिस गीता के बातों में आकर मैं अपनी बहू पर तरह तरह के अत्याचार कर रही थी, उसी गीता ने मेरे पीठ पीछे चुरा घोंपा था। गीता मेरे बेटे से प्यार करती थी। गीता ने मेरे बेटे को प्रपोज भी किया था। लेकिन मेरा बेटा तो कनक से प्यार करता था, जिसकी वजह से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। गीता शायद उसी का बदला लेना चाहती थी। मेरे बहू के बारे में उसी ने मेरे इतने कान भरे थे और मैं अपनी बहू पर इतना अत्याचार कर रही थी। मेरे बेटे और बहू ने गीता पर और मेरे देवर पर केस कर दिया था और आज मुझे अदालत ले जाया गया था, जहां मेरे सर पर एक और बम फूटा था। मेरी बहू कोई गूंगी लड़की नहीं थी, वह एक वकील थी। हमारा केस वही लड़ रही थी
और जब आज मैंने कोर्ट में उसे हमारे देवर के वकील से बहस करते देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी और मुझे अपना केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आया। मेरी बहू पूरे जोश होश में अपना पक्ष जज साहब को सुना चुकी थी। उस दिन के झगड़े का पूरा वीडियो भी उसने रिकॉर्ड किया था, जो आज जज को दिखा चुकी थी, और मैं अपनी बहू की वजह से ये केस भी जीत गई। मैं पूरे कोर्ट के सामने अपनी बहू के पैरों में गिर गई। मैंने जज साहब से कहा, जज साहब मुझे भी अपने देवर के साथ जेल में डाल दीजिए, क्योंकि मैं भी इसी लायक हूँ। मैंने अपनी बहू पर बहुत अत्याचार किया, उस पर जुल्म किए, क्योंकि मैं तो अब तक इसे गूंगी समझ रही थी और ये तो एक पढ़ी लिखी वकील निकली। मैं भी जेल जाना चाहती हूँ। मैं अपने किए का पश्चाताप करना चाहती हूँ। मेरी बहू ने मुझे बाजू से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। मेरी बहू कहने लगी, माँ मैं पहले दिन से चाचा और चाची पर नज़र रखे हुए थी। मैंने ही पति से कहा था कि आप अपनी माँ से ये मत कहना कि मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। और आज हम कामयाब भी हो गए हैं और हमारी ज़मीनें भी हमें वापस मिल गई है। मेरा देवर यही चाहता था, मैं अपनी बहू पर जुल्म करती रहूं और हमारे घर में झगड़े होते रहें ताकि उसको और मौका मिल जाए। वे तो ये प्लान बना रहे थे ताकि मैं अपनी बहू को ही जान से मार दूं और मैं खुद जेल चली जाऊं। समय रहते मेरी बहू ने मुझे बचा लिया। वैसे मैं माफ़ी लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे बेटे और बहू ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरे बेटे और बहू ने कहा, माँ आपने जो कुछ किया दूसरों के कहने पर किया, इसलिए हम आपको माफ़ करते हैं और आप घर चलिए, आपको जेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने बेटे और बहू के साथ घर तो आ गई थी, लेकिन मैं रोज़ अपने किए पर पछताती रहती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान तू मेरे पापों को माफ़ कर दे और मुझे अपनी सेवा में लगा ले। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें।